बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफी एंड रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया में प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। मैं बता दूं कि भारत का प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र पूरी तरह से भारतीय प्लेट का हिस्सा है, पूरी तरह से भारतीय प्लेट है। इसमें इसका कुल विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में है। और सबसे बड़ी बात इस प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की यह है कि यह गोंडवाना लैंड का वह हिस्सा है। इसका निर्माण गोंडवाना लैंड के टूटने से ही हुआ था, लेकिन एक बार यह टूटने के बाद जब अलग हुआ गोंडवाना लैंड से, तो दोबारा निमज्जित नहीं हुआ, अर्थात दोबारा इस पर महासागरीय जल इसके ऊपर चढ़ा नहीं। और आज तक यह जलवायु प्रभाव के कारण लगातार अपक्षयित अपरदित होता रहा है, लेकिन समुद्र के नीचे कभी गया नहीं। यह विश्व का सबसे प्राचीनतम पठार में से एक है, जिसका निर्माण आर्कियन काल में जिसकी प्राथमिक चट्टानें आर्कियन कालीन चट्टानें हैं, यानी कि आर्कियन काल में इसकी चट्टानों का सबसे पहली चट्टानें इसकी आर्कियन काल में ही बनी थी। इसके बाद यह लगातार रूपांतरित होता रहा, अपक्षयित होता रहा। इस पर आर्कियन के बाद की कई चट्टानें जैसे धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, ये सारी गोंडवाना, दक्कन चट्टानें ये सारी की सारी बनती रहीं और आज भी अपक्षय प्रदन की क्रिया इस पर जारी है। दूसरी विशेषता है कि यह विवर्तनिक दृष्टि से एक बार टूटने के बाद जब अलग हुआ, तब से इस पर बृहत भू संचलन के प्रभाव, मतलब भूकंप की उत्पत्ति नहीं देखी गई है। यह बहुत अपवाद के रूप में ही पाई गई है, अन्यथा यह एक स्थिर क्षेत्र माना जाता रहा है। यही कारण है कि यह भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित है। दूसरी बात है कि इसका भूगर्भिक संरचना है जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी जटिलता लिए हुए है। साथ ही अगर हम देखें तो इस पर कई नदी घाटियाँ बाद में बनी हैं और इन चट्टानों के विभिन्न काल की चट्टानों के निर्माण के दौरान कई पहाड़ियों का निर्माण हुआ है। इन पहाड़ियों ने इस संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार को कई अलग अलग पठारों में बांट दिया है। इसके अलावा इस पर कई भ्रंश भी मिलते हैं, जैसे नर्मदा और ताप्ती के भ्रंश। इसके पश्चिमी हिस्से में भ्रंश कगार मिलता है। अगर हम उत्तरी हिस्से की बात करें तो यहाँ पर विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली ये श्रेणियाँ इसी पठारी हिस्से पर स्थित हैं। पूर्वी भाग में पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण हुआ। तो इस तरह से इसको चारों तरफ से पहाड़ियों ने घेर रखा हुआ है, लेकिन बीच वाले हिस्से भी पहाड़ियों द्वारा विभाजित हैं, भ्रंश घाटियों द्वारा विभाजित हैं, नदी घाटियों द्वारा विभाजित हैं। तो ये इसकी भौतिक विशेषता है, भूगर्भिक विशेषता है। पूरा प्रायद्वीपीय हिस्सा खनिजों का स्रोत है। तो अगर हम देखें प्रमुख फिजिकल फीचर की अगर बात करें, तो यहाँ दो तरह के फिजिकल फीचर पूरे पठारी क्षेत्र में मिलते हैं, एक पहाड़ियों के रूप में और दूसरा पठारों के रूप में। तीसरा हमें नदी घाटियों के रूप में मिलते हैं, लेकिन नदी बेसिन के रूप में मिलते हैं, लेकिन उनकी चर्चा करने की अपेक्षा हम अगर पहाड़ियों और पठारों के आधार पर इसका विभाजन करने की कोशिश करें तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। नदी बेसिन की चर्चा हम नदी वाले चैप्टर में करेंगे। तो अगर प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाने वाले पहाड़ियों की बात करें, जिसमें सबसे प्रमुख पहाड़ी है अरावली। अरावली इस पठार के उत्तरी पश्चिमी हिस्से पर दक्षिण से उत्तर की ओर अहमदाबाद से दिल्ली तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण इस पठार पर सबसे पहले मोड़दार पहाड़ी के रूप में हुआ था। अरावली एक मोड़दार पहाड़ी है जो धारवाड़ काल में इस पठार पर बनी थी। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1772 मीटर है। और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन है, इस पर ध्यान देंगे। खैर, तो अरावली एक प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है जो कि आज की डेट में एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, क्योंकि अपरदन ऋतु क्षरण की क्रिया द्वारा ये घिस पीटकर काफ़ी छोटी हो गई थी। पूरी अरावली कठोर क्वार्टजाइट चट्टानों से निर्मित है, जिसमें सीसा, तांबा, जस्ता, एस्बेस्टस, अब्रक जैसे खनिज भरे हुए हैं। जिस तरह से झारखंड भारत का रूर है, वैसे ही अरावली राजस्थान का रूर मानी जाती है, क्योंकि यह अनेक खनिजों को अपने गर्भ में समेटे हुए है। इस अरावली की पहाड़ी को उदयपुर में जरगा पहाड़ी कहते हैं।
अलवर के निकट इसे हर्षनाथ की पहाड़ी कहते हैं और दिल्ली के निकट इसे दिल्ली श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अरावली के पश्चिमी हिस्से में माही और लूनी नदियां निकलती हैं, जबकि पूर्वी हिस्से में से बनास नदी निकलती है। अरावली के गुरु शिखर जो सर्वोच्च चोटी है यह आबू पर्वत पर स्थित है। अरावली के आबू पर्वत पर गुरु शिखर सर्वोच्च चोटी है। तो ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है। और यही बता दूं कि यह गुरु शिखर जो है 3 धर्म स्थलियों का स्थल है। खैर, अगला है विंध्याचल पर्वत। आपको पता होना चाहिए कि विंध्याचल पर्वत की उत्पत्ति हर्षिनियन काल में हर्षिनियन भूसंचलन के दौरान हुई थी और यह विंध्याचल परतदार चट्टानों से बना है, जिसके रूपांतरण के परतदार चट्टानों से बना है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर सर्वाधिक मिलते हैं। विंध्याचल की औसत ऊंचाई 700 से 1200 मीटर है। यह पश्चिम से पूरब की ओर फैली हुई है, खास करके भारनेर, कैमूर और पारसनाथ पहाड़ियों के रूप में। यह गुजरात से लेकर बिहार के सासाराम तक फैली है। यह विंध्याचल एक ऐसा पहाड़ी है पश्चिम से पूरब की ओर भारत के बीचों बीच फैला हुआ कि यह भारत के लिए वाटर डिवाइड का भी काम करता है। खास करके अगर हम वाटर डिवाइड की अगर चर्चा हो गई है तो जान लें कि उत्तर से दक्षिण अरावली, फिर बिचले हिस्से में विंध्याचल पश्चिम से पूरब की ओर, और फिर दक्षिणी हिस्से में चले जाइए तो पश्चिमी हिस्से पर पश्चिमी घाट पर्वत। ये सबसे प्रमुख वाटर डिवाइड है। विंध्याचल भारत को उत्तर और दक्षिण 2 हिस्सों में बांटता है। खैर, विंध्याचल के बाद आते हैं सतपुड़ा। इसका भी निर्माण विंध्याचल के काल में ही हुआ था। यह पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से लेकर आपको महादेव और मैकाल के रूप में छोटा नागपुर पहाड़ी तक विस्तृत है। इस पर्वत की सबसे खास करके सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है वह धूपगढ़ है। सतपुड़ा महादेव पहाड़ी, सतपुड़ा पर महादेव, मैकाल, ये सारी पहाड़ियाँ हैं। जो धूपगढ़ है वो महादेव पहाड़ी पर ही स्थित है। इसी महादेव पहाड़ी पर पंचमढ़ी भी है। धूपगढ़ की कुल ऊंचाई 1350 मीटर है, जबकि पंचमढ़ी की कुल ऊंचाई 1117 मीटर है। आगे बढ़ने पर पूरब की ओर मैकाल पर्वत मिलता है। इस मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई 1036 मीटर है। मैकाल पर्वत के अमरकंटक से ही 2 नदियां निकलती हैं। एक तो सोन है जो कि अमरकंटक के उत्तरी हिस्से से निकलती है और उत्तर की ओर ही बहती चली जाती है। अमरकंटक में यह पानी के सोते के रूप में इसका उद्गम होता है। और इसके दक्षिणी ढाल पर नर्मदा कुंड है, जहां इस अमरकंटक पहाड़ी से रिसाव के द्वारा उस कुंड में जल एकत्रित होते हैं और फिर नर्मदा नदी की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर मैं बता दूं कि केवल 2 ही पहाड़ियाँ अमरकंटक से निकलती हैं। बहुत लोग महानदी को भी अमरकंटक से जोड़ देते हैं कि वो अमरकंटक से निकलती है। वास्तविकता ऐसी नहीं है। आप आर.सी. तिवारी की किताब ले लीजिए, अन्य अच्छे टेक्स्ट बुक लेके देखिए, वहाँ नहीं है। और मैं तो केवल 2 ही पहाड़ियों का ये स्रोत है अमरकंटक, जहाँ से सोन और नर्मदा निकलती है। नर्मदा वास्तव में सोन एक ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। और इस ब्लॉक पर्वत के उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ दरार घाटियां स्थित हैं। नर्मदा इसी दरार घाटी से होकर बहती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों इसी दरार घाटी से होकर बहती है। सतपुड़ा के उत्तर नर्मदा और सतपुड़ा के दक्षिण ताप्ती। ये सतपुड़ा पर्वत ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है और यह विंध्याचल के समानांतर फैला है। तीसरा पर्वत श्रेणी है पश्चिमी घाट पर्वत। मैं आपको पिछले वीडियोस में ही बता चुका हूं कि पश्चिमी घाट पर्वत का निर्माण हिमालय के ठीक पहले होता है। जब प्लेट टकरा रही होती है तो टक्कर के पूर्व ही भारतीय प्लेट जो कि प्रायद्वीपीय पठार है का पश्चिमी विस्तृत खंड अचानक धंस जाता है और अरब सागर का निर्माण होता है और उसके धंसने से पश्चिमी हिस्सा हल्का होकर ऊपर उठता है और पश्चिमी घाट पर्वत का निर्माण होता है। तो इस तरह से पश्चिमी घाट पर्वत एक भ्रंश कगार है। यह वास्तविक पर्वत नहीं है, लेकिन यह भारत के लिए उत्तर से दक्षिण दक्षिणी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर
वाटर डिवाइड का काम करता है। और अधिकतर पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी हिस्से से निकलने वाली अधिकतर नदियाँ संपूर्ण दक्षिणी भारत को पश्चिम से पूरब की ओर पार करती हुई, पूर्वी घाट पर्वत को पार करती हुई, अपरदित करके पार करती हुई पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण करती हैं, अरब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट पर्वत जो है यह ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। वास्तव में उत्तर से दक्षिण की ओर जब आप बढ़ेंगे तो ऐसे पश्चिमी घाट पर्वत ग्रेनाइट नीस और शिस्ट से बना हुआ है, लेकिन ग्रेनाइट और नीस की अधिकता इसमें अधिक है। लेकिन अगर उत्तर से दक्षिण की ओर आप चलेंगे तो 16 डिग्री अक्षांश तक इस पर, इनके ऊपर, इन चट्टानों के ऊपर बेसाल्ट चट्टानों का निक्षेप है। तो आपको लावा का निक्षेप के कारण बेसाल्ट चट्टानें इस पर 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक मिलती हैं। संपूर्ण, हाँ, इसे सामान्यतः 3 भाग में बांट सकते हैं: उत्तरी पश्चिमी घाट पर्वत, मध्यवर्ती पश्चिमी घाट पर्वत और दक्षिणी पश्चिमी घाट पर्वत। तो पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, ये आप जान लीजिए। और ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि सह्याद्री निम्न में से किस पर्वत श्रेणी को कहते हैं, तो पश्चिमी घाट पर्वत को कहते हैं। तो उत्तरी पश्चिमी घाट पर्वत या उत्तरी सह्याद्री में सबसे ऊंची चोटी जो है वो कलसूबाई और महाबालेश्वर है, जबकि मध्यवर्ती सह्याद्री में सबसे ऊंची चोटी जो है वो कुद्रेमुख है। कुद्रेमुख की ऊंचाई 1892 मीटर है। इसी तरह से उत्तरी सह्याद्री की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि इससे गोदावरी, भीमा, कृष्णा, ये सभी नदियां उत्तरी सह्याद्री से ही निकलती हैं, जबकि मध्यवर्ती सह्याद्री से तुंगभद्रा, कावेरी इत्यादि नदियां निकलती हैं। पश्चिमी घाट पर्वत में उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम चलें तो 4 दर्रे हैं। सबसे उत्तर में जो दर्रा स्थित है उसको कहते हैं पाल घाट, जिसकी कुल ऊंचाई 580 मीटर है। पाल घाट नासिक और मुंबई के बीच संपर्क का काम करता है। इसी तरह से सबसे उत्तर में जो दर्रा है उसे कहते हैं थाल घाट, पाल घाट नहीं। पाल घाट तो सबसे दक्षिण में स्थित दर्रा है, ठीक है। थाल घाट जो है सबसे उत्तर में स्थित दर्रा है और इसकी ऊंचाई 500 से 580 मीटर है, और यह नासिक और मुंबई के बीच संपर्क का काम करता है। थाल घाट के से दक्षिण की ओर जब आप जाएंगे तो भोर घाट स्थित है। भोर घाट की औसत ऊंचाई 520 मीटर है और यह मुंबई और पुणे के बीच संपर्क का काम करता है। और सबसे दक्षिण में जब जाएंगे तो आपको पाल घाट मिलता है। पाल घाट की औसत ऊंचाई 530 मीटर है। तो यहाँ पर तीनों की ऊंचाई औसतन आप देखते हैं 500 से ज़्यादा ही है। पाल घाट कोयम्बटूर और कोचीन के बीच संपर्क का काम करता है। और सबसे दक्षिण में पाल घाट के बाद सिनकोटा गैप आता है, जो कि 280 मीटर ऊंचा है और यह त्रिवेंद्रम और मदुरई के बीच संपर्क का काम करता है, यानी उनको जोड़ने का काम करता है। इससे होकर रास्ता निकलता है। तो इस तरह से ये 4 दर्रे पश्चिमी घाट स्थित में हैं। जनरली 3 का उल्लेख हर जगह मिलता है और एग्जाम में आपसे इन्हीं दर्रों के बारे में पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट पर्वत में सबसे दक्षिण में स्थित दर्रा निम्न में से कौन है: पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट या सिनकोटा गैप, ठीक है। तो यहाँ पाल घाट सबसे दक्षिण में स्थित दर्रा है। खैर, तो आगे अगर हम देखें तो दक्षिणी सह्याद्री या दक्षिणी पश्चिमी घाट पर्वत का दक्षिणी हिस्सा जो है वह पूर्वी घाट पर्वत से नीलगिरी पर मिलता है। यानी नीलगिरी वह गांठ है जहां पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत आपस में मिलते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन है। तो दोदा बेटा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। लेकिन दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा नहीं है, यह दूसरी सर्वोच्च चोटी है। आप नीलगिरी से जैसे जाएंगे दक्षिण की ओर तो आपको मिलती है अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी जो है वो सागवान के लिए प्रसिद्ध है और इस अन्नामलाई में अनायमुडी सबसे ऊंची चोटी है जो 2695 मीटर ऊंची है और यह दक्षिण भारत की भी सर्वोच्च चोटी है। तो यहाँ ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो अनायमुडी। ये पूछा जाता है कि अनायमुडी निम्न में से किस पर स्थित है, तो अन्नामलाई पर स्थित है। अन्नामलाई सागवान के लिए प्रसिद्ध है,
यहाँ सब बहुत अधिक सागवान मिलते हैं। इसी तरह से नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो दोदा बेटा। तो अन्नामलाई दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है और दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। अन्नामलाई से और आप दक्षिण में जाएंगे तो आपको मिलती है पालनी की पहाड़ियाँ। इस पालनी की पहाड़ी पर ही कोडाइकनाल पर्यटन स्थल स्थित है। यहाँ मैं बता दूं कि नीलगिरी जो है वो एक ब्लॉक पर्वत पौधा है और ऊटी जो है इसका प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऊटी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी नीलगिरी पर स्थित है। अन्नामलाई के और दक्षिण जाएंगे तो आपको कार्डेमम पालनी मिलती है, कार्डेमम पहाड़ियाँ मिलती हैं। कार्डेमम पहाड़ियाँ इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। दक्षिण की इन पहाड़ियों का या पश्चिमी घाट पर्वत के दक्षिणी हिस्से की पहाड़ियों का एक कृषि की दृष्टि से बहुत महत्व है, क्योंकि इस पर रबर की भी खेती होती है, चाय की भी खेती होती है, कहवा की भी खेती होती है। ये सबसे ज़्यादा रबर और कहवा के लिए प्रसिद्ध हैं ये पहाड़ियाँ, खास करके कहवा के लिए। यहीं पर मैं बता दूं कि पश्चिमी घाट पर्वत से ही शरावती नदी निकलती है और इस शरावती नदी पर गोरसप्पा या जरसप्पा प्रपात पाया जाता है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 255 मीटर ऊंचा है। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव में। अब आते हैं पूर्वी घाट पर्वत। तो पूर्वी घाट पर्वत, जहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत 1600 किलोमीटर लंबा उत्तर से दक्षिण 1600 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर से दक्षिण